afternoon, everyone, and a warm welcome to this special online session with our esteemed alumni. I am Alok, second year BTech student from Bhagalpur College of Engineering, a member of Campus TV and Radio Club, founded by Mr. Kumar Gaurav sir from 2019 batch. Our club activity works to bridge communication among students, faculty, and alumni through various media initiatives. Firstly, let me introduce all the members present here. I am here with Rohan, Astha, Sakshi, Diksha, Nisha, Reshmi, and Chetan. Today, it is an honor to introduce this interactive session where we reconnect with the most exclusive alumni of BC Bhagalpur, Udit Sharma sir, who has become a gilding light for freshers like us. He currently serving as cybercrime and cyber forensic investigator in police department. He made a remarkable contribution in various domains in cyber forensic. We are excited to hear from our distinguished alumni today, and we look forward to an engineering and inspiring conversation. Let us know what about your life, sir. Like how were your college days and how is it is going on? जैसा कि कुमार आलोक यू आर कुमार आलोक राइट आलोक यू आर फ्रॉम विच बैच सर 2023 में ओके तो मैं 2K14 बैच से उदित मेरा नाम बताया तुमने जैसा ठीक है एंड CSE मेरा ब्रांच था एंड राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन बिहार पुलिस एक्चुअली साइबर क्राइम एंड साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर सर it was nice getting to your know about you. During your ओके childhood, did you have any special dreams or wishes about what you wanted to become, and how did that shape your journey to where you are today? एक्चुअली एट सच अगर बात करी जाए तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था यार कुछ मतलब कि इस फील्ड में ही आना है और मुझे कुछ ऐसा ही करना है था कि मेडिकल एस्पिरेंट था मैं स्टार्टिंग से ही बट सम हाउ कि मेडिकल में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और फिर मैंने स्विच किया अपना डोमेन सो ऐसा लगा कि कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा मतलब फेवरेबल ब्रांच है मेरा और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ और कोर में थोड़ा इंटरेस्ट कम था और फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि यार मेडिकल स्टूडेंट एकदम से स्विच करना हो कोर में तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम है ना सो फिर मैंने सडनली प्लान किया कि मैं या तो EC या तो मैं CSE से बीटेक करूं एंड फिर कॉलेज में एडमिशन लिया 2K14 में 2014 में एडमिशन हुआ कॉलेज में हमारा काउंसलिंग हुई एंड देन फिर स्टार्ट हुई जर्नी हमारी इस तरीके से सर जब आप भागलपुर में थे, जब आप यहाँ थे तो कोई ऐसा फेवरेट प्लेस जहाँ पर आप अपना ज्यादातर टाइम एक्सपेंड करना चाहते थे, कोई ऐसा सर? कॉलेज कैंपस ही था यार ऐसा कोई फेवरेट कोई कॉलेज के टाइम में ऐसे एक्चुअली सच कुछ भागलपुर में अभी भी अब तो डेवलप थोड़ा हो गया होगा मुझे लगता है बेटर पहले से तो कोई ऐसा प्लेस था नहीं और कम्युनिकेशन का भी अभी तुम लोग फेस करते होगे कि प्रॉब्लम था उस टाइम भी ऑटो रिक्शा के अलावा कोई दूसरा कम्युनिकेशन नहीं था है ना तो सीनियर्स के पास बाइक हुआ करती थी हमारे पास तो बाइक भी नहीं थी उस समय सो था कि बहुत चैलेंजिंग था कहीं मूव करना मतलब या तो सबौर या तुम्हारा फिर तिलका मांझी इन बिटवीन तो कोई ऑप्शन था नहीं 0 माइल से पहले है ना तो ऐसा कोई आउटसाइडर स्पेस तो नहीं था कॉलेज कैंपस ही था रूम था तुम्हारा हॉस्टल लाइफ ही था जो था हमारा तो हम लोग फर्स्ट ईयर में एक्चुअली हम लोग बाहर रहते थे फर्स्ट ईयर में बाहर थे मैं था ऑलमोस्ट लगता है 0 माइल के आसपास था मैं फर्स्ट फर्स्ट ईयर में सो वहाँ एक्सप्लोर कर लेते थे हम लोग मतलब थोड़ा वहाँ मार्केट था तो घूमना फिरना होता था एंड सेकेंड ईयर से फिर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो गया इसलिए कि कॉलेज कैंपस के बाहर निकलना थोड़ा सोचना पड़ता था एटलीस्ट है ना ऐसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज में ही It on this thanks sir. हम्म सर एज एन इंजीनियर हम लोग के लाइफ में डेली रूटीन का बहुत इफेक्ट होता है और बहुत ज्यादा हेक्टिक भी कभी कभी शेड्यूल हो जाता है तो आपका हम्म डेली रूटीन कॉलेज डेज में कैसा रहता था सर? डेली रूटीन ओके यार डेली रूटीन में तो जो क्लासेस होती थी क्लासेस ही करते थे कॉलेज में और मेरा टाइम पे क्लासेस कम ही होती थी आई थिंक मुझे लगता है फैकल्टीज की भी थोड़ी कमी थी एंड
तो क्लासेस के बाद तुम्हारा लाइब्रेरी कभी गए तो गए, वर्कशॉप अगर कोई रेयरली कोई वर्कशॉप हुआ तो हुआ, नहीं तो सेल्फ स्टडी करते थे हम लोग। फिर हम लोग बाकी किसी मतलब अपने स्पोर्ट्स में या फिर सेल्फ स्टडी और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहता था हमारा ज़्यादा, एंटरटेनमेंट, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत रिगरस ऐसा था, हम लोग स्टूडेंट थे आइडियल कि एकदम क्लास गए घर आए और बहुत कट टू कट मतलब स्टडी कर रहे हैं, होता है ना। अभी का मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो है। और क्लासेस भी कोई कंपलसरी नहीं थी, तो हम लोग बहुत क्लास लैप्स भी कर जाते थे कभी कभी, ठीक है। एंड ऐसे ही होता था, डेली का मतलब यही रूटीन था ऑलमोस्ट, ठीक है, कॉलेज में तो। अ, अभी आपके कॉलेज टाइम पे पता नहीं कौन कौन से क्लब रहे होंगे, पर ऐसा कोई क्लब हम्म। जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया हो, जिसमें आप एक्टिवली अपना टाइम दिए हो, उसके बारे में कुछ अ, बताना चाहें तो। हम लोग के टाइम में कॉलेज क्लब्स में आई थिंक रोबोटिक्स स्टार्ट किया था हमारे बैचमेट ने, किसी ने कुछ ने मिलकर, पर मेरा कोई इंटरेस्ट रोबोटिक्स में सच था नहीं। पीसीबी का एक वर्कशॉप हुआ था, तो वो पीसीबी का वर्कशॉप मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था फर्स्ट टाइम कॉलेज में, मतलब हमारे बैच में ये आई थिंक पहला वर्कशॉप था वो पीसीबी का। तो एक छोटा सा वर्कशॉप था, मुझे लगता है कि सेम डे फॉर वन डे था। एंड इसके बाद तो कोई क्लब्स ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ। डांस क्लब का हमने ट्राई किया था, डांस से नहीं हुआ क्लब का, तो वो भी मुझे लगता है कि अप्रूवल्स और वो कुछ एक्सपेंडिचर को लेके कॉलेज ने उसको प्रपोज नहीं करने दिया फाइनली। तो और कोई एज सच क्लब नहीं था। रोबोटिक्स का वर्कशॉप कुछ बैचमेट्स मेरे करवाते थे। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई क्लब हमारे टाइम पे था। सर, आपके प्रोफाइल में हम्म। मेंशन है कि आपने लॉ किया है, डिप्लोमा ओके। डिप्लोमा आपने लॉ से किया है। तो हम्म। सर, आपको ये थॉट क्यों आया कि लॉ से स्विच करके हम जो है ग्रेजुएशन बीटेक से करें? ओके, तो नहीं मैंने स्विच नहीं किया है, वो एक्चुअली डिप्लोमा इन साइबर लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो वो था कि मैं साइबर लॉज अपने ऑफिस में और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जब मुझे एज ए स्पीकर इनवाइट किया जाता है, तो मैं साइबर लॉज के आईटी एक्ट्स पढ़ाया करता था, क्योंकि जब साइबर अटैक्स होते हैं तो हमें उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली अगर आपके साथ ये क्राइम, अगर आपके साथ नहीं मतलब ऐसा कोई विक्टिम मिलता है आपको उनके पास जिनके साथ ये क्राइम कमिट हो रहा है, तो उस पे आपको आईटी एक्ट लगाना है, क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन में फाइलिंग में डायरी लिखनी होती है, ठीक है। या मेरे लैपटॉप पे कोई क्राइम हुआ है, किसी का फोन चोरी हुआ है या किसी वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, तो उस पर्टिकुलर उस क्राइम पर कौन कौन से आईटी एक्ट लगते हैं। What motivated you to pursue your career in cyber forensics? द बिगेस्ट रीजन फॉर द मोटिवेशन इन दिस फील्ड कि जब आप मतलब रियल रेट्स में जाओगे ना, सीन ऑफ क्राइम पर जब हम जाते हैं और कोई क्राइम होता है, पता लगा कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, ठीक है। तो जब हम सीन ऑफ क्राइम पे जाते हैं तब उस इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत चैलेंजेस फील करना पड़ता है, बट फिर अच्छा लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया एंड रियल में इन्वेस्टिगेट किया और कुछ हमें उससे आउटपुट मिलता है जब वहाँ, और हमने कुछ सर्च किया। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मतलब रियल केसेस में और मतलब सोसाइटी के लिए हमने ऐसा कोई स्टेप। तो मोटिवेशन का बिगेस्ट रीजन यही है मेरे लिए कि जब मैंने केसेस पे काम करना स्टार्ट किया, मुझे मौका मिला। सिर्फ जस्ट लाइक ऐसा नहीं है या साइबर क्राइम की आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लो या प्रैक्टिकल कर लो या कोई कोर्स कर लो तो आप बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब तक आप नई रियल में नहीं होंगे तब तक आपका सही एक्सपोज इस फील्ड में। जैसा आपने बताया सर, आपका करंट रोल क्या है अभी? मतलब पर्टिकुलरली आप करंट क्या रोल, काम करते हाँ, करंट रोल में मेरा एज सच अभी इन्वेस्टिगेशन ही है। मतलब टेक्निकल सपोर्ट, देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जब भी तुम काम करोगी तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक सिंगल टास्क कर रहे हैं। देखो डोमेन कहाँ होता है, कॉर्पोरेट्स में डोमेन होता है कि अगर मैं सपोज करो कि मैं डेवलपर हूँ तो मैं डेवलपमेंट ही कर रहा हूँ, या मैं टेस्टर हूँ तो मैं टेस्टिंग ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोड लिख रहा हूँ तो वहां चलता है कि ऐसा कि भाई एक डोमेन के लिए एक बंदा फिक्स है और वो सिर्फ एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। बट गवर्नमेंट में क्या है कि तुमको मिसलिनियस वर्क करना पड़ता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा माना जाता है कि तुम सुपर कंप्यूटर हो या तुम सुपर इंजीनियर हो, तो बस तुम्हारे टैग लग गया कि तुम सीएससी या ईसी या वट एवर, मतलब किसी भी फील्ड से हो, अगर तुम उस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही हो तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। डिपार्टमेंट ये नहीं एज्यूम करता कि आपको ये नहीं आता, कोडिंग नहीं आती है, या आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर सकते हैं, या आप अटैक नहीं कर सकते हैं, मतलब साइबर अटैक से बचा नहीं सकते हैं। तो एज सच कोई फिक्स टास्क नहीं है, बट अगर मोर प्रोबेबली बोले, अगर बात करें कि मेरा जो रेगुलर वर्क है वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि नीट का एग्जाम हुआ था, तो नीट के एग्जाम में स्कैम हुआ, तो आफ्टर एग्जामिनेशन जो फॉरेंसिक का पार्ट होता है तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिजिटल गैजेट्स का, जो मोबाइल फोन्स
या लैपटॉप, कोई भी ऐसा एग्जिबिट मिलता है जिसमें डिजिटल एविडेंस हो, तो उस डिजिटल एविडेंस का एक्सट्रैक्शन करके उसका रिपोर्टिंग करना एंड देन उसको एनालाइज करना कि इसमें से क्या क्या आर्टिफैक्ट्स हमारे केस के रिलेवेंट हमें मिल सकते हैं, जिससे कोर्ट में फिर फर्दर उसको प्रोड्यूस किया जाए। तो ये एग्जैक्टली प्योरली अगर डोमेन देखें तो मेरा ये है कि चाहे किसी भी टाइप का इन्वेस्टिगेशन हो, सपोज करो कि किसी ने गवर्नमेंट का फेक वेबसाइट बना दिया, ठीक है, और उस वेबसाइट को बना के वो चीट कर रहा है मार्केट में लोगों से, कोई जॉब का स्कैम कर रहा है, सपोज करो कि अभी बीपीएससी में बहाली होने वाली है और बीपीएससी का किसने फेक वेबसाइट बना दिया, क्लोन वेबसाइट बना दिया और उससे फॉर्म सबमिट करवा के उसने पैसा अर्न कर लिया, एंड आफ्टर दैट क्या किया उसने, उस वेबसाइट को डिलीट कर दिया। फिर मार्केट में पता चला सडनली कि वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं थी, और हंड्रेड्स ऑफ 200 300 समथिंग स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसमें एनरोल किया और वो चीट, उनके साथ चीटिंग हुई, ठीक है। तो फिर हमें ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना होता है कि आखिर कौन था डेवलपर, उसका किसने, किसके नाम से वेबसाइट डेवलप थी, कहाँ रजिस्टर्ड था, किस डोमेन पर था, अदर गो डैडी से उसने डोमेन लिया या वर्क स्पेस लिया। तो ऐसे हमें इन्वेस्टिगेशन करके उसको एंड पॉइंट तक उसका जितना मैक्सिमम एविडेंस हो सके वो कलेक्ट करना होता है। तो इट डिपेंड्स केस टू केस, वेरी करता है। और तो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर यही है वर्क का। Good afternoon, sir. I am Nisha Afternoon. Bharti from Electronics and Communication branch from second year. Sir, जैसे आप कह रहे थे कि कुछ फिक्स नहीं था क्या करना है नहीं करना है, हमारा भी फिक्स नहीं है Exactly. पर अगर एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम लोग कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, डिजिटल फॉरेंसिक्स में, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? एज ए कॉलेज स्टूडेंट, और फिर फर्दर मतलब आपको उसमें जॉब करना है या मतलब करियर देख रहे हैं या सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज? आई वाज सेइंग कि फिलहाल फॉर द नॉलेज कि अभी सीख रहे हैं, अगर सीखते सीखते अच्छा लगा कि यस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस और अच्छा लगने लगे तो करियर भी देख सकते हैं इन दैट केस। ओके, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं, जस्ट लाइक साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में भी आप लोग फंडामेंटल्स कोर्स कर सकते हैं जो डेडिकेटेड है। और प्रोफेशनल जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं क्लोजली, सीडेक के साथ एंड अदर एक्सपर्ट्स आल्सो देयर, तो आप लोग छोटे मोटे कोर्सेज कर सकते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा डेडिकेशन है और ऐसा टाइम स्लॉट डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है अपने लिए, तब तो करो यार। मैंने खुद नहीं किया, मैं क्यों दूसरे को बोलूंगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि फर्स्ट ईयर में क्या, सेकंड ईयर में क्या है। हमें लगता था कि बस बीटेक कर रहे हैं, सीएससी से पास आउट होंगे और फिर कोई कंपनी हमें जॉब दे देगी, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में कभी भी कैरियर गाइडेंस की कोई क्लासेस नहीं होती थी, कोई फैकल्टी या कोई सीनियर ये नहीं सिखाता था कि आपको फाइनल ईयर के बाद क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा या किस फील्ड में जाए। सबसे बात करो तो गेट कर रहे हैं, गेट कर लो, तुम भी गेट कर लो, मेडिजी की तैयारी कर लो, ठीक है। सब यही सब बातें करते थे। तो सबका अपना अपना सिलेक्शन होता है और सबका अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए किसी ने गाइडेंस नहीं किया कि क्या करना एग्जैक्टली। और फिर क्या होता है कि थर्ड ईयर पास करते करते फाइनल ईयर में आ गए, अब लगता है ना होपलेस हो गए तुम कि यार मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मुझे कौन जॉब पे रखेगा, मुझे जॉब क्यों मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आएंगे, मेरा नेटवर्किंग नहीं है, सोशल लिंक्स नहीं है, ठीक है। तो आज के टाइम में तो यार इंटरनेट भी बहुत मतलब इजीली अवेलेबल है, एंड मैं कहूंगा कि एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है ऑनलाइन कोर्सेज के भी। तो ऐसा नहीं कि आप फिजिकली जाके बहुत कहीं पैसा इन्वेस्ट करो, पर सही रूट में और सही प्लेटफॉर्म से करो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा चीट भी होता है। बहुत लोग ऐसे ऐसे कोर्सेज बना के रखे हुए हैं पर वो इतना फ्रूटफुल नहीं है। तो अगर आप वैसे जाओगे तो सबके डोमेन में बहुत अच्छा करियर है एज सच। सर आई वाज प्लेटफॉर्म्स, आस्किंग ओके फॉर सजेशन प्लेटफॉर्म जहां से। ओके, फॉर प्लेटफॉर्म्स ना, देखो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल में जाने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्टिंग में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है इंडिया में। देखो क्या है इंडिया, या मैं बात करूंगा अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड वाइड भी, इंटरनेशनल भी है। तो वो लोग, मैंने सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोग गूगल करना, ईसी काउंसिल करके वेबसाइट है ना, एक कंपनी है ईसी काउंसिल। तो साइबर के फील्ड में अगर आप सर्टिफिकेशंस देखोगे तो ईसी काउंसिल ये बोलता है कि आई एम द बेस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे पास, मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं और मुझे लिंक्डइन से भी काफी लोग मेरे से जुड़ते हैं और इंटर्नशिप के लिए बोलते हैं मेरे से। तो मैंने देखा उसका कोर्स करिकुलम कि एग्जैक्टली ईसी काउंसिल करता क्या है, और ईसी काउंसिल्स का मतलब कंटेंट्स देखा मैंने उसका सिलेबस का, ठीक है। तो देखो थियोरेटिकल पार्ट उनका बहुत रिच है, प्रैक्टिकल्स भी वो लोग देते हैं, फ्री टूल्स पे देते हैं, बट इतना ज्यादा कॉस्टली है कि एज ए स्टूडेंट अगर तुम करना चाहो तो तुम मतलब नहीं करोगे स्विच, है ना। तुमको लगेगा कि यार इतना मेरा इन्वेस्टमेंट सही होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारी, पर एक्चुअली उन्होंने मार्केट में ऐसा अपना नाम बना रखा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है उनकी,
कि दे आर बेस्ट, है ना। उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि ईसी काउंसिल इज बेस्ट, है ना, इन साइबर सिक्योरिटी और इन दिस फील्ड। सो मैं कहूंगा कि इतने बड़े कोर्सेज कभी लेने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे कोर्सेज लो, कैप्सूल कोर्सेज लो, और कैप्सूल कोर्सेज को पढ़ते हुए आगे देखो कि मुझे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में करना क्या है। जैसे मैंने बोला कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले आप एक छोटा सा कोर्स ले लो, जिसमें जस्ट इंट्रोडक्शन रहेगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में कैसे पाथवे है, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे आगे उसमें स्विच करना है, कैसे पढ़ना है। फिर अटैक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अटैक्स की साइबर जो मार्केट में रियल टाइम अटैक्स होते हैं, हमारे सिस्टम पे होती है, सर्वर पे होती है, मोबाइल फोन्स में होती हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी करनी है। इसके बाद उसमें आपको नेटवर्किंग की भी पढ़ाई की जाएगी कि नेटवर्किंग क्या होता है, जो भी हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं कंप्यूटर इंजीनियर या ऑल, जो नेटवर्किंग क्या है, जस्ट लाइक हम लोग जो भी नेटवर्किंग का पार्ट यूज करते हैं, तो उसका पूरा सिलेबस हो गया। CIA ट्राइएड क्या होता है, ठीक है। राउटर, स्विच, हब। अभी देखो आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अभी कॉलेज में इवन ये भी प्रैक्टिकल में आप लोगों को शायद नहीं कराया जाता होगा कि राउटर को कैसे वो करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। आप खुद सोचो कि आपने कभी राउटर को फिजिकली, अगर अपने आपके घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन है तब आप राउटर को देख पाते होंगे, नहीं तो उसके अलावा आपको पता है कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आपने जियो का कनेक्शन लिया, वहां से कोई टेक्नीशियन आया आपके घर में, उसने लैन कनेक्शन कर दिया, आपको भी देख के लगा अरे यार बहुत डिफिकल्ट है भाई, कैसे केबलिंग कर रहा है, कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर सोचो, कभी ऐसा सोच के देखो कि मैं इंजीनियर हूँ, वो 10th पास है, वो फिक्स करके चला गया, और मैं एज ए इंजीनियर 4 साल बाद निकलूंगा तो मुझे एक राउटर कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है ना। बात एकदम देखो, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, और हमारे कहीं भी इंडिया के किसी भी करिकुलम में ये ऐड ही नहीं है आज तक, ठीक है। हमने तो सीखा ही नहीं, और आज तक कभी ये चीज होती ही नहीं है कॉलेज लाइफ में कि कॉलेज में हमें ये सब चीजें प्रैक्टिकली सिखाया जाए, डिवाइसेस दिखाया जाए। एटलीस्ट ईसी ब्रांच के जो सिलेबस है या CSE का जो सिलेबस है, उसमें हमें जो थियोरेटिकल पढ़ाई जा रही है उसका प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, तो ये आज तक नहीं होता है ना। तो मेरा कहना यही है कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंस की, हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है। सिर्फ हम लोग डेफिनेशंस पढ़ के और एग्जाम में एंड सेम और मिड सेम में लिख के बहुत अच्छे डेफिनेशन आते हैं, तो मतलब जिसका कंटेंट बहुत रिच है, जो लिखने में बहुत अच्छा है, उसको अच्छे मार्क्स मिलता है, और जो स्टूडेंट मतलब उतना अच्छे से राइटिंग स्किल नहीं है तो वो उतना अच्छा लिख नहीं पाता है। हम लोग मेरा भी स्कोर बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, बट सही था, मतलब ठीक है, क्योंकि रट्टाफिकेशन तो इतना इंटरेस्ट आता नहीं है। पर आप प्रैक्टिकल कभी किसी चीजों को करोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ, बेसिकली मेरा कहना ये था कि मार्केट में क्या है ना कि फैकल्टीज आपको मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, वो लोग क्या करेंगे कि आपको थियोरेटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा देंगे, ठीक है, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर वो लोग नहीं देंगे। जबकि इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा अच्छा होना चाहिए थियोरेटिकल से ज्यादा, क्योंकि आपको फैकल्टी तो बनना नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मुझे, अब मैं कहता हूँ कि एक राउटर पे अटैक हुआ, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हुआ, राउटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वो उसके सिस्टम में घुसा। अब आपको राउटर का इन्वेस्टिगेशन करना है, और उसको आपको जस्टिफाई करना है कि भाई इस राउटर में हम कैसे चेक करें, इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें, राउटर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो हमारे केस में हेल्पफुल होंगी या जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो आपको तो आता ही नहीं, आपको तो पता ही कि बस राउटर का स्विच ऑन करना, तो राउटर में लाइट जल गई और हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया, राउटर को आपने ऑफ किया तो राउटर मेरा बंद हो गया, बस इतना ही पता है, ठीक है। आपको नहीं पता कि राउटर को कैसे लॉग इन करेंगे तो उसमें राउटर के लॉग्स मिलेंगे हमें। तो ऐसे करके आप पाथ बाय पाथ जाएं और छोटे छोटे कोर्सेज करके आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करें। फिर आप क्या करें, देखें सर्टिफिकेशन का कि अब मुझे साइबर सिक्योरिटी में क्या सीखना है, नेक्स्ट मॉड्यूल, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना लेवल अप कर सकते हैं, और फिर अच्छे अच्छे कोर्सेज, बड़े कोर्सेज भी मार्केट में, तब आप उन पे जाएं, है ना। सर आप अभी बिहार पुलिस में हैं, आपने इतने सारे केसेस सॉल्व किए हैं, तो कोई एक ऐसा केस जिसके बारे में आपको शेयर करना चाहे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। एक अटैक है, उसको बोलते हैं APT36 अटैक, ठीक है। APT अटैक पढ़ना आप लोग, ओके। आप लोग APT अटैक पढ़ना कि व्हाट इज APT अटैक, ठीक है। तो APT होता है एडवांस परसिस्टेंट अटैक। तो मैं ऐसे इसको कॉमन सिनेरियो में जोड़ता हूँ। तो ये एक्चुअली एक अटैक था जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ था, ठीक है। और रेगुलर पाकिस्तानी अटैकर्स क्या करते हैं, इस अटैक को परफॉर्म करते हैं कि गवर्नमेंट के क्रेडेंशियल्स को स्टील करने के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि उसको डिफेम करने के लिए, जिससे सरकार की बदनामी हो या सरकार के सिस्टम को कैप्चर करके वो रैंसम के लिए फर्दर मूव करें। आप सभी लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि एम्स दिल्ली पर रैंसमवेयर अटैक हुआ था, ठीक है। ये स्टेटमेंट है कि रैंसमवेयर अटैक किया गया एम्स दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो TCS वहाँ की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक ओवर, TCS ही देखती है, और TCS सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, साइबर सिक्योरिटी। तो एम्स पे रियल टाइम में अटैक हुआ था, रैंसमवेयर अटैक।
तो वो पाकिस्तानी अटैकर्स क्या करते हैं कि इंडिया में लूप होल्स सर्च करते हैं और देखते हैं कि किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इन कर सके और किस ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो इसी टाइप का एक अटैक हुआ था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, और वो केस में मुझे भेजा गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे टीम के साथ। और मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स बोल के भेजे गए थे कि आपके साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट में देखो कोई एक्सपर्ट होता नहीं है, सच में कहूँ सब अब लर्निंग पीरियड ही होता है सबका, क्योंकि नए नए टाइप्स ऑफ क्राइम्स आएंगी, नए नए सीन्स आएंगी, तो आपके लिए भी चैलेंजेस होगा। कोई 100% मार्केट में ऐसा कोई कोर्स नहीं रेडीमेड की आपने सीख लिया तो आप 100% उसके एक्सपर्ट हो गए कि अब आंख बंद करके कोई भी सीन आएगा तो आप उसको देख लेंगे। सो मैं अटैक के बारे में बता रहा था, एपीटी अटैक एक्चुअली। तो काफी रिमोट लोकेशन था और फिर मैं वहां गया। देखो चैलेंजेस क्या होता है ना कि आपने जितना सीखा है अभी तक या आपको जितना पता है वो आपको अप्लाई करना है रियल इंसिडेंट में। और क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से आपको भेजा जा रहा है एक्सपर्ट मान के कि आप एक्सपर्ट हैं और आपसे काफी उम्मीद है कि आप उसको आइडेंटिफाई करके लाएंगे ही। तो मेरे लिए काफी बड़ा चैलेंज था और फिर मुझे लगा कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहला साइबर अटैक था मेरे लिए भी। देखो सिर्फ ऑफिस में इन्वेस्टिगेट करना वो मेरे लिए इजी था कि वहां तक मैं काफी अच्छा लर्न कर चुका था। बट ये रियल सिनेरियो में कि मुझे रियल टाइम पर इन्वेस्टिगेशन करना है और उस इंसिडेंट में रिस्पॉन्स देना है। मेरे पास टीम में कोई नहीं था, मतलब टीम थी मेरे साथ बट टेक्निकल पर्सन मैं ही था उसके अंदर, और सिंगली मुझे ही सारा मेथड अप्लाई करना था, अपना माइंड अप्लाई करना था कि मुझे उसमें क्या करना है एग्जैक्टली। और कभी इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, कभी कोई क्लासेस नहीं की थी मैंने, मुझे मेरे लिए भी वो फर्स्ट टाइम था। तो मैं गया, फिर मैंने रास्ते पर बहुत सारा गूगल्स किया और सोचा कि ऐसे इंसिडेंट अगर पहले कहीं हुआ होगा तो उन्होंने क्या किया। बट क्या है ना कि एग्जैक्टली गूगल या किसी भी डेटाबेस में ये कहीं रिटर्न नहीं है या ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है कि इस क्राइम पर या इस अटैक पर तुम्हें ये काम करना है ना, ये अप्लाई करना है। तो अपना मेथड खुद बनाना पड़ता है या फिर मल्टीपल जो भी तुम्हारे एसओपीज है, जो भी तुम्हारे आइडियाज है, वो तुमको उसमें वहाँ अप्लाई करके देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या उससे मिलने वाला है रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने फिर किया कमांड प्रॉम्प्ट। सब लोग यूज करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, करते हैं तो ओके। तो कमांड प्रॉम्प्ट में फिर मैंने एक कमांड रन किया, मैंने मल्टीपल कमांड रन किए थे, मैंने कुछ सॉफ्टवेयर थे फ्री सोर्स, मैंने वो भी रन किया। तो आइडेंटिफाई करना चाहा कि मुझे ये पता चलना चाहिए कि रियल टाइम में कौन सी आईपी है जिससे अटैकर अटैक कर रहा है। तो मैंने जब वो कमांड रन किया तो उस कमांड को रन करने के बाद ये आइडेंटिफाई हो गया, मुझे ये मिल गया कि ए पार्टी बी पार्टी एंड किस नोड से और किस पोर्ट से वो इन किया था। मीन्स कि कंप्यूटर में तुमने पढ़ा होगा अभी तक, पोर्ट्स पढ़े होंगे ना, पोर्ट्स क्या होता है, अगर अभी सेकंड ईयर में या कहीं कॉमन सुना होगा कि पोर्ट क्या होता है। पोर्ट के कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे HTTP है तो 8080 है ना। फिर वैसे HTTPS है तो उस वेबसाइट को सर्वर से यूजर तक फेच होने में किस किस पोर्ट से, मतलब एंड पोर्ट यूजर और सर्वर के बीच में कौन से पोर्ट का यूज होता है। पोर्ट क्या है बेसिकली, जैसे देखो पोर्ट्स हम लोग हिंदी में समझते हैं ना, पोर्ट क्या होता है कि शिप एक जगह से गई दूसरे जगह तो उसके बीच का एक चैनल होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पोर्ट, इनकमिंग पोर्ट और आउटगोइंग पोर्ट। ठीक है, तो उसी की तरह था, हमें ये देखना था कि किस पोर्ट से वो सिस्टम में इन किया है उसने। तो कंप्यूटर में भी क्या होते हैं, हमारे कुछ पोर्ट है जो डेजिग्नेटेड है, पोर्ट नंबर 21 FTP सिंपल, जो हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो इसका डिटेल्स मिला, फिर ये मिला कि एक मैलिशियस आईपी जो फॉरेन आईपी था, जिस आईपी का यूज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा, फिर उस आईपी से पता लगा कि मेरे सिस्टम का आईपी इस आईपी से कनेक्टेड था इतने दिनों से। ठीक है, तो रियल टाइम में मुझे एक्टिव मिला तो मैं समझ गया कि ये अटैक अभी इस पे हो रहा था। देखो इसका फाइनल मतलब क्या होता है फॉर्म की, अभी वो अटैकर क्या करेगा, तुमको 3 महीना 6 महीना स्पाई करेगा। ठीक है, वो साइलेंटली तुम्हारे सिस्टम में इन करके बैठा हुआ है और हमें नहीं पता, वो हमें देख रहा है, वॉच कर रहा है और हमारी सारी एक्टिविटीज को वो वॉच कर रहा है। अब सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कहता हूँ कि मैं हॉस्पिटल की बात करता हूँ, जैसे एम्स पे रैंसमवेयर अटैक हुआ। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस पर अटैक हो रहा है रियल टाइम में, तो जब तक अटैकर उसके सारे कमांड्स पे कंट्रोल नहीं कर लेगा तब तक वो चुपचाप साइलेंट रहेगा, और जब उसके पास सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, एक अटैक परफॉर्म कर देगा। वो अटैक क्या, एक सरफेस है कि तुम्हारे स्क्रीन के आगे उसने अपना एक स्क्रीन लगा दिया, तुम अपने स्क्रीन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, मतलब तुम अपने क्रेडेंशियल तक पहुंच नहीं पा रहे हो, उसने एक मास्क कर दिया तुम्हें स्क्रीन से, जिसमें जो वो प्ले करना चाह रहा है, जो दिखाना चाह रहा है, तुमको वही दिख रहा है और वही एक्टिविटीज क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। तो अब वो एम्स के केस में क्या था, कितना डेंजरस था, सपोज करो कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स है और एकदम से इलेक्ट्रिसिटी वो कट कर दे, तो क्या होगा, लाइट्स चली जाएंगी, कोई आईसीयू में है, कोई ओटी में है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा थ्रेटनिंग है।
तो अटैकर्स इस टाइप के अटैक परफॉर्म करते हैं, मतलब वो पहले कमांड लेने तक तुम्हारे पास साइलेंट रहेंगे, और जब उसको लगेगा सडनली कि ऐसा क्रेडेंशियल उनके पास आ गया है जिससे अटैक करने पर तुम्हारा हार्म हो सकता है, तब वो तुमसे रैंसम की मांग करते हैं। तो सेम था कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम तो ऐसे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, कॉल में। तो उन्होंने, फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई करके फिर रिपोर्टिंग की, फिर मैंने फर्दर अपने ऑफिस में आके उसका एसओपी बनाया, और इस तरीके से मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया। तो ये काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए कि मतलब सिंगल हैंड वहां जाना और उस केस को इन्वेस्टिगेट करना बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी एक्सपोजर के। तो वो केस तो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद ही मैंने एक डिपार्टमेंट के लिए एक बुक भी पब्लिश की, ठीक है, उसका नाम है साइबर सिक्योरिटी हाइजीन गाइडलाइंस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, ठीक है। कभी होगा तो मैं उसको शेयर करूंगा फ्यूचर में। तो मैंने उसी एक रियल टाइम इंसिडेंट पे मैंने एक बुक भी लिखी है डिपार्टमेंट के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस था और काफी अच्छा अचीवमेंट था मेरे लिए। सर एक्चुअली में जो साइबर अटैक्स होते हैं हम्म। उसका मेन कॉज क्या होता है? लाइक इतने सारे केसेस आपने हैंडल किए, तो उसमें एक मेन कॉज होगा जो सब में कॉमन होगा कि इस गलती की वजह से उसके साथ ये हुआ। देखो, नहीं, इसीलिए क्या है ना कि साइबर के वर्ल्ड में टाइप्स ऑफ क्राइम है ना, अलग अलग क्राइम है। कोई एक टाइप का क्राइम, क्योंकि देखो सबका मैकेनिज्म अलग अलग है। कि तुम्हारे साथ, मेरे साथ अभी ग्रुप कॉल में 6 लोग हैं, ठीक है, 7 लोग हैं। तो वो अटैकर क्या करेगा कि अलग अलग सिनेरियो परफॉर्म करेगा ताकि तुम किस में ट्रैप हो रहे हो, ठीक है। कोई सपोज करो सिंपली एक ओटीपी देने के लिए ट्रैप हो गया, ओटीपी में उसको उसने फंसा लिया, ठीक है। कोई सिंपली समझो कि किसी ने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया, तो उसके स्क्रीन शेयर होने की वजह से अटैक हो गया। तो वो क्या करता है कि अलग अलग मैकेनिज्म अप्लाई करता है। जैसे मैंने सपोज किया कि अब मुझे एक टास्क मिला है कि मेरे पास 100 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल आईडी है, ठीक है। और मेरे को दिन भर में कम से कम 1 से 2 क्लाइंट को ट्रैप करना है जो मेरे झांसे में फंस जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे जो पता है कि ये सीन ऑफ क्राइम, ये इस टाइप का अटैक मैं इन 100 बंदों पे अप्लाई करूंगा, और मुझे एक दो क्लाइंट्स तो उसको ट्रैप कर ही लेना है। तो डिपेंड करता है कि वो तुम पे क्या अप्लाई करना चाहता है, या तुम्हारा जो एंड सिस्टम है, एंड पॉइंट सिस्टम, जैसे मेरा लैपटॉप है, तो लैपटॉप हम एंड यूजर है ना, लैपटॉप हम इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप में क्या ब्रीचेस है, सपोज करो कि मेरे पास एंटीवायरस नहीं है, तो मेरा कोई पोर्ट ओपन है, ठीक है, या मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है फ्री सोर्स जिसके अंदर कोई मैलिशियस कोड लिखी हुई है, जिस कोड के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू वो मेरे से कनेक्टेड है, मुझे नहीं पता, मुझे वो सर्विस फ्री मिल रही है, बट मैं उसके थ्रू ट्रैप हो गया हूँ। या मेरे मोबाइल फोन में कोई एक एप्लीकेशन ऐसी इंस्टॉल है जिससे उसने पूरा रिमोट एक्सेस मेरे फोन का लिया हुआ है। तो कोई कॉमन मेथड्स क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम में अलग अलग मैकेनिज्म वो लोग फॉलो करता है। देखो, कॉमन तो है कि कुछ हाइजीन गाइडलाइंस है जो सब पे अप्लाई होती हैं, और वो कॉमन है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, तो इनसे हम बच सकते हैं। ये कॉमन मतलब ट्रेंड अपना सकते हैं हम कि हाँ, इन जिन चीजों को फॉलो करके हम साइबर क्राइम से या साइबर इंसिडेंट से बच सकते हैं। पर ये कहना कि कॉमन ट्रेंड ही है, वो डिपेंड करता है केस पर। मैं कहता हूँ कि अभी ओटीपी शेयर हो रहा है और मेरे अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो वो एक 10 लोगों तक कॉमन हो जाएगा, या 50 लोगों के साथ सेम क्राइम हुआ तो 50 लोग तक कॉमन हो जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, डिजिटल अरेस्ट, मार्केट में सुन रहे होगे तुम लोग ना, डिजिटल अरेस्ट एक टाइप ऑफ क्राइम अभी, मतलब अब तो पॉपुलर हो गया काफी ज्यादा। तो डिजिटल अरेस्ट में देखो होता क्या है, ये टर्म किसी ने सुना नहीं था कभी आज तक, ये साइबर अटैकर्स ने ही इसको इन्वॉल्व किया, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई पर्सन है, उसका बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है कहीं इंस्टीट्यूट में, लेट से कि XYZ इंस्टीट्यूट में वो पढ़ने जाता है। अब मैंने फेसबुक पे ये अपडेट कर दिया कि आई एम गोइंग टू माई ट्यूशन, ठीक है, मैं अपने कोचिंग जा रहा हूँ, और मैंने लिखा मैं 4 PM जाता हूँ और 4 PM आता हूँ, या लाइव स्टेटस में अपडेट करता हूँ। तो उस अटैकर या उस बंदे को पता चल गया, वो मेरा फ्रेंड है फेसबुक में किसी भी मीडियम से, और उसको पता लग रहा है कि हाँ, ये बंदा डेली 4 बजे ट्यूशन जाता है और आता है, ठीक है। अब उसने फ्रेंड लिस्ट से क्या किया, उसके फादर में भी इन्वॉल्व हो गया, उसके फादर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसका भी वो मतलब फ्रेंड बन गया। क्यों, वो दिखाएगा म्यूचुअल फ्रेंड में उसके, ठीक है। अब सडनली क्या किया, मैंने एक दिन देखा कि वर्किंग डे है, और मैंने ट्राई किया, उसके फादर को कॉल किया कि आपका बेटा ट्यूशन पढ़ने गया था और अभी वो मेरे अरेस्ट में है, और उसने उसको ड्रग्स के सेलिंग में पकड़ा गया है, या उसने इलीगल एक्टिविटीज की है कुछ जिसके लिए उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ इस डिपार्टमेंट से। और वो लोग क्या करेंगे, सपोज करो जैसे मैं अभी एक रूम में बैठा हूँ, तो मैं पीछे बैनर प्रिंट करवा के अपने पीछे पुलिस का लोगो लगा लूंगा, हरियाणा पुलिस, CBI, CID, वट एवर आई वॉन्ट, ठीक है, जिसका भी मुझे चाहिए तो मैं उसका लगा लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा देखिए आप देख सकते हैं मैं अभी थाने से बात कर रहा हूँ और वो मेरे अरेस्ट में है, और
मुझे इतना पैसा दें तो मैं आपके बेटे का केस सेटलमेंट कर लूंगा। तो उसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, कि मतलब तुमको घर बैठे ही किसी ने अरेस्ट करके रखा हुआ है और ऐसे वीक पॉइंट पर तुम वहां फंस गए हो कि अब तुम वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और या तुम्हें लगता है कॉमन। अब हो क्या रहा, सडनली सपोज करो कि उस बच्चे ने अपना फोन साइलेंट कर लिया हो, ठीक है, तो अब उसके फादर ने उसको फोन लगाया तो उसको फोन कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा, तो अब शक बढ़ जाएगा और कि भाई बच्चा सही में मेरे पास है। अच्छा, उसके बाद क्या होती है कि वॉइस क्लोनिंग्स होती है मार्केट में। डीप फेक एक टर्म है, अगर तुम लोगों ने सुना होगा, आजकल डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं एआई की मदद से। तो डीप फेक, डार्क वेब, तो डीप फेक की मदद से क्या किया उसने, क्लोन बना ली एक बच्चे की उस एज ग्रुप की, और उसने सुनाया कि पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, समथिंग, मुझे अरेस्ट कर लिया गया है या मुझे पकड़ लिया है। तो वो जल्दी से सुना के क्या करें, कॉल कट कर देंगे। तो तुम्हें उस इंस्टेंट पे लगेगा कि सही में मेरा बच्चा जो है वो फंस गया है, या मेरा जो भी घर का बंदा है वो भी अरेस्टेड है। तो अब तुम क्या करोगे, डर के मारे उसको पैसा दोगे। पहले वो स्मॉल अमाउंट तुमसे मांगेगा, 10,000 20,000, ऐसे ही करते करते वो फिर तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट भेज देगा, वो फेक एफआईआर की कॉपी भेज देगा कि देखिए आपके बच्चे पे हमने इतने इलीगल ड्रग्स की एक्टिविटी में ये अटेम्प्ट लगाए हैं, ये सेक्शंस लगा दिए हैं, और अगर आप चाहते हैं ये सेक्शंस हटाना तो हमारा कोई एडवोकेट आपसे बात करेगा और जो भी है उससे सेटलमेंट कर ले, नहीं तो आपका बच्चा इतने साल के लिए जेल जाएगा। तो देखो सीन ऑफ क्राइम होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सीन ऑफ क्राइम। और इंसिडेंट कि तुम्हारा अब साइकोलॉजिकली माइंड जो है ना, माइंड जो है उस बच्चे को बचाने के लिए चला जाएगा। तुम अभी सोच नहीं पाओगे, तुम्हारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी वहां कि मैं क्या करूं इंस्टेंट पे, तो तुम उसको पैसा देने लग जाओगे। और ऐसा ऐसा मैं बता दूं तुमको कि करोड़ में लोगों ने पैसा दिया है, अच्छे अच्छे प्रोफाइल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब जो भी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोग हैं, बिजनेसमैन, सब ने पे किया है। और अभी लाखों, हजारों लाखों केसेस मार्केट में लॉन्च हो चुकी है इस ट्रेंड को लेके। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब कैसा क्राइम है और कैसा मैकेनिज्म वो यूज कर रहा है उस क्राइम को करने के लिए। तो जैसा आपने बताया सब क्राइम्स के बारे में, तो हम लोग एज अ इंडिविजुअल और स्टूडेंट खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन सब सारे क्राइम से? मतलब हम लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे हम लोग बच सके? देखो वीडियो में तो मैं कुछ प्रिकॉशंस बता दे रहा हूँ, उसके अलावा अगर होगा मेरे पास कोई एसओपी इस टाइप का तो मैं जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस की। वैसे तुम लोग भी गूगल करोगे तो तुम्हें बहुत सारी गूगल पे भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे और बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। सिंपली अगर मैं फोन की बात करूँ तो अगर मोबाइल को सिक्योर करना है तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमें फोन में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, पहला तो, ठीक है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे मान लो कि कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि हमको वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो अब हम लोग सोचते हैं कि वीडियो पावर डायरेक्टर या फिर मान लो कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको थर्ड पार्टी मीन्स कि गूगल क्रोम पर जाकर उसका एमओडी वर्जन आता है जो फ्री वर्जन होता है, सारे एप्लीकेशन के सारे फीचर सपोर्ट करता है। मैंने भी यूज किया है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने यूज नहीं किया है, क्योंकि देखो जब मॉड इस एपीके डिपार्टमेंट में, वर्जन। हाँ, मॉड एपीके एग्जैक्टली। तो मॉड एपीके एप्लीकेशन क्या होता है, फ्री होता है। तो तुम सोचो कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। चाहे वो आदमी अपना प्रमोशन कर रहा हो, चाहे वो अपने कंपनी का प्रमोशन कर रहा हो, या कोई हैकर ही हो, अटैकर ही हो। अब उसने टारगेट किया, उसको पता लगा किसी गर्ल की प्रोफाइल उसको मिल गई, ठीक है, अब उसने कुछ उसके फोटोग्राफ्स को यूज करते हुए इंस्टा पे या उसको डायरेक्टली मैसेज करके थ्रेटनिंग देगा कि तुम्हारे फोटोज मुझे मिल गए हैं, मैं तुम्हारा फेस चेंज करके और क्या करूंगा, उसको कहीं अपलोड कर दूंगा, मुझे इतना पैसा दो, ठीक है। तो वो कुछ भी कर सकता है, मतलब इसको कैसे भी सिनेरियो को चेंज कर सकता है। तो मोबाइल फोन के केस में हमें क्या करना है कि ऐसे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा फोन है, मुझे मेरे फोन का एक्सेस मिल जाएगा, उसको मेरे फैमिली के सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, मेरे फोन में जितने कॉन्टैक्ट हो गए वो ले लेगा वो। इवन कॉन्टैक्ट के अलावा जब उसको फोन का एक्सेस मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, फोन पे गूगल पे से अमाउंट भी ट्रांसफर कर लेगा अपने फोन में, और हमें पता भी नहीं चलेगा। मीन्स कि समझो तुम्हारे फोन का क्लोन बन गया ना, एग्जैक्टली अब डिपेंड करता है कि उसने किस टाइप का एप्लीकेशन तुम्हारे फोन में इंस्टॉल करवाया। ऐसा फोन एप्लीकेशन होगा कि इंस्टॉल होते ही बैकग्राउंड में उसके सारे फीचर्स रन कर जाएंगे। अब उस फीचर्स के थ्रू वो क्या क्या एक्सेस तुमसे ले रहा है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मोबाइल फोन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। इसके अलावा अपने एप्लीकेशंस को अपडेट करते रहें, ठीक है। एप्लीकेशंस को अपडेट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सपोज करो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है और मैंने उसको लेटेस्ट वर्जन पे अगर अपडेट नहीं किया, होता है कि वो हम लोग देखते हैं कि अभी 100 MB का ऐप था और इंस्टॉल होने के बाद वो 150 MB का हो जाएगा। तो हम लोग अपना स्टोरेज बचाने के लिए कई बार होता है कि उसी वर्जन पे उसको लंबे समय तक यूज करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देखो जो उसका सिक्योरिटी पैच है उसके अंदर बग आया, कंपनी क्या करती है रेगुलर अपनी टेस्टिंग करते रहती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है, उसके डेवलपर्स उसकी टीम उसके पीछे बैकएंड में वर्क कर रही है, और वो उस पैच को फिक्स इसीलिए करती है कि वो पैच एक लूप होल है अटैकर्स के लिए इन करने के लिए। मतलब वो पैच, वो बग जो आया है वो पब्लिक हो चुका है, अटैकर उसी बग के थ्रू
उस फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में घुस के यूजर तक इन कर सकता है। तो कंपनी क्या करती है, उसको फिर से पैच मैनेजमेंट करके अपना अपडेट निकालती है कि भाई 1 MB 10 MB का आप उसको अपडेट कर लीजिए, ताकि वो जो पैच था, बग था, वो रिजॉल्व हो जाएगा। चाहे वो अपना कोई फीचर चेंज करना हो, चाहे कंपनी को अपना आइकन चेंज करना हो, चाहे वो पैच करना हो चेंज। आप लोग देखते हो कि फोन की सिक्योरिटी का भी अपडेट्स आते रहता है रेगुलर, कि अभी वर्जन ये है, फिर कुछ वर्जन ये, फिर अगर आप उसके पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो वो लोग वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करता है कि उसने कौन से सिक्योरिटी फिक्सेस किए हैं, कौन से पैचेस किए हैं, कौन से बग्स को रिमूव किया है। तो मोबाइल फोन को 2 मेजर फीचर है कि एकदम अप टू डेट रखना चाहिए। इसके अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं, अभी क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और क्या होता है कि बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और बहुत जल्दी बच्चे इसमें ट्रैप हो जाते हैं। अभी कल परसों की ही बात है, गोवा में एक साइबर क्राइम हुआ, मेरे नोन पर्सन थे, उनके बच्चे के साथ ही वो ऐसा हुआ। उसने फ्लिपकार्ट पे नहीं, इंस्टाग्राम पे किसी वेबसाइट में उसको ऐड आया, वो बेला विटा परफ्यूम परचेज करने का, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, उसने क्लिक कर दिया इंस्टाग्राम के ऐड पर और वो फर्दर उस वेबसाइट पे विजिट किया। तो उस वेबसाइट पे लिखा कि हम यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और आप यूपीआई पेमेंट के माध्यम से हमें पे करें एंड देन आपको हम डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट। तो 699 उसके उससे पे करवा लिया गया, पर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। तो उसने बोला कि अभी आप ऑफर चल रहा है, अगर आप 699 और करेंगे तो आपको हम 5 परफ्यूम्स के बॉटल देंगे। तो ऐसे करते करते मल्टीपल्स टाइम करते करते उसने 25,000 अपने घर में बिना बताए पे कर दिया। अब सोचो, ठीक है। तो कभी भी इंस्टाग्राम पे जो एड्स चलते हैं या डिस्काउंट वाले फीचर्स चलते हैं, उस पे जल्दी ट्रैप ना हो। हमेशा परचेज करें जेन्युइन वेबसाइट से और जेन्युइन सोर्स से। तो फोन के केस में तो ये है 2 सिक्योरिटी। कंप्यूटर के केस में आप लोग का फिर वही मैं कहूंगा कि फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो यूज करें, प्रॉब्लम नहीं है। एक ऑप्शन है कि आप उसका सिक्योरिटी टेस्टिंग करें, मतलब यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे। देखिए, ओपन सोर्स तो हम भी यूज करते हैं, सब लोग यूज करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है, बट देखिए कि कहाँ से आपने उसको डाउनलोड किया है। कोई पॉपुलर वेबसाइट अगर है तो ठीक है, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, पर बहुत ऐसा कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन यूज ना करें। या मनी का ट्रांजेक्शन करें तो इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लें, या अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस एप्लीकेशन रखें अलग से, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी ज्यादा होती है हमारे सिस्टम के थ्रू, तब हमें एंटीवायरस यूज करना चाहिए, नहीं तो विंडो डिफेंडर भी काफी है। तो अपने विंडो डिफेंडर एप्लीकेशन को, जो बाय डिफॉल्ट विंडोज देती है, उसको इनेबल कर लें, उसको बैकग्राउंड में हमेशा अपडेट करते रहें, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। मैलिशियस ईमेल को ना ओपन करें। कोई अगर आपको ऑफर देता है कि आपका जॉब का इंटरव्यू है, तो आप उसके सोर्स को सर्च करें कि वो सही है या फेक है। उसको पता है कि दीक्षा, अभी चेतन और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इंटर्नशिप के नाम पर भी आपको अभी फेक, मतलब आपके साइकोलॉजी के हिसाब से आप पे वो अटैक करेगा कि अभी आप क्या करते हैं, ठीक है। आपको आपको ट्रैक कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे एकदम से सब कुछ शेयर ना करें। जैसे मेरा ही, अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल देखा होगा, तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में ये कहीं नहीं लिखा मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ एग्जैक्टली, और इवन मैं किस स्टेट में हूँ मैंने ये भी नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगी, मेरा नेम भी मिलेगा, बट मेरा फुल नेम वहाँ नहीं है। मैंने कोई ऐसे सर्टिफिकेशन या कोई ऐसा अपना डिग्री वहाँ अपलोड नहीं की है। तो ये नहीं कहता मैं कि आप सोशल मीडिया से दूर रहे, अपडेट रहें, बट एकदम एग्जैक्टली सारा डेट ऑफ बर्थ सब चीजें वहां पर एग्जैक्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। बाकी आप उससे अप टू डेट रहें, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करें, कोई आर्टिकल्स मिलती हैं, कोई प्रोफाइल्स मिलती हैं ऐसी, उनसे आप जुड़े कनेक्ट हो, ठीक है। बट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एकदम से अपलोड ना करें, है ना। लोग क्या करते हैं, अभी स्टूडेंट है, वैकेशन पे आप लोग दार्जिलिंग घूमने जाओगे और वहाँ का लाइव लोकेशन और सारी चीजें अपलोड कर दोगे, तो वही डिजिटल अरेस्ट आपके पेरेंट्स के साथ फिर कोई अप्लाई करने को ट्राई करेगा। या बहुत सारी फोटोज है लोग अपलोड कर देते हैं। मैं कहता हूँ अपलोड करो, ये नहीं कि ठीक है, देखो अटैक होने के लिए तो किसी पे हो सकता है, मेरे ऊपर भी हो सकता है, कोई ऐसा बचा है। मेरी फेक आईडी अभी फेसबुक पे अगर आप देखोगे तो मेरा फेक आईडी बना रखा है। मेरे लिंक्डइन के प्रोफाइल फोटो को लेकर किसी ने फेसबुक का क्लोन अकाउंट बना दिया है। मैंने उसको अभी तक बंद नहीं किया, मैंने कोई कंप्लेंट ही नहीं किया है। इवन मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ तब भी मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने छोड़ दिया है। मैंने कोई बात नहीं, करो। मैंने कंप्लेंट तो मुझे करना है, पर मैं भी भूल जाता हूँ अपना कंप्लेंट करना, क्योंकि वो मिसयूज करके किसी से पैसा मांग सकता है, ठीक है। तो हमेशा देखे कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई भेज रहा है तो उसके कितने म्यूचुअल फ्रेंड है या सोर्स क्या है, मेरे कॉलेज से ही है, ठीक है। तो ये सब फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहिए, है ना। उसने अपनी प्रोफाइल फोटो लगाई है कि नहीं, उसका बायो कैसा है, उसने बायो कैसा लिखा है, नहीं लिखा है, फेक लिखा है, गलत लिखा है, किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो कुछ चीजों को देखकर लग जाता है कि बंदा जेन्युइन है कि फेक है ना।
तो ये मतलब थोड़े से सिक्योरिटी टिप्स हैं मेजरली। सर थैंक यू। सर तो इसी से रिलेटेड एक सजेशन चाहिए था सर। हाँ हाँ, 123। सर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो एक कैपकट ऐप होता है ना सर, वीडियो एडिटर ऐप, कौन सा? कैपकट। कैप कट? यस सर। तो वो प्ले अच्छा। स्टोर में अवेलेबल नहीं है, उसको मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड किया था। तो उसको यूज करने से पहले एक वो भी एक वीपीएन है सर, सुपर वीपीएन, वो भी हम्म। हमने गूगल क्रोम से ही डाउनलोड किया था। तो वो सब रखना सही है या फिर हटा दें सर? यार देखो, मैं तो मतलब देखो, अब एमओडी वर्जन है तो समझ लो कि प्ले स्टोर एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, कि हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि प्ले स्टोर क्या करता है, वेरीफाई करता है, उसकी अपने सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उसका अपना साइबर सिक्योरिटी का वहाँ ऑलरेडी टूल्स डिप्लॉय रहता है। वो पहले फिल्टर करता है, तुम्हारे ऐप को स्कैन करता है गूगल प्ले स्टोर, देन वो वहां पर अपलोड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गूगल प्ले स्टोर के एप्लीकेशन से अटैक नहीं हो सकता। मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप कर दूं और मैं प्ले स्टोर पर उसको डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, अब तुम उसको इंस्टॉल कर रहे हो, मैंने तुम्हारा उस फीचर, मैंने क्या किया, तुम्हारा लोकेशन देख लिया, तुम्हारे कॉन्टेक्ट कॉपी कर लिए, करने को तो कर सकते हैं, अटैक तो रियल में भी हो सकता है, बट एक है कि तुम मतलब ओपन चैलेंज दे रहे हो, अपने फोन की सारे परमिशंस तुम उसको एमओडी वर्जन में दे रहे हो कि वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है और तुम्हारे सारे फीचर्स वो कॉपी कर रहा है। मैंने कहा ना, कोई भी डेवलपर या कोई भी अटैकर फ्री में तुमको कुछ नहीं देता है, कहीं ना कहीं उसका लस्ट तुमसे जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई रीजन है, तो बचना चाहिए। मैं कहूंगा अभी स्टूडेंट हो, कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं है तुमसे, उसको बहुत बड़ा गेन नहीं है, पर अगर छोटे से भी तुम्हारे साथ क्राइम होता है तो वो तुम्हारे लिए तो हर्टफुल होगा ना। तो मेरा कहना ये है कि बचो करने से। उसके अलावा तुम फिल्मोरा एप्लीकेशन है, तुम उसको कर लो, उसका भी क्रैक वर्जन तो कंप्यूटर पे करो, थोड़ा इजी है। कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसको तुम उसमें मत रखो, है ना। ओके। देखो सजेशन तो रहेगा नहीं, अब फ्री के नाम पर लोग यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फ्री सर्विस सबको अच्छी लगती है ना। यस स्टूडेंट सर। लाइफ में ऐसे भी बहुत पैसा खर्च करके कोई एप्लीकेशन परचेज नहीं करता, कोई नहीं करता, हम लोग भी नहीं करते हैं। इवन अभी भी हम लोग ऑफिस और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं तो पायरेटेड वर्जन यूज कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सर अभी से अप्रोक्स नेक्स्ट 5 years से कोई न्यू हम्म। फॉरेंसिक टूल्स या मेथडोलॉजीज जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल या बहुत ज्यादा यूजफुल होगा? देखो फॉरेंसिक्स टूल्स क्या है ना, कोई एक फिक्स टूल तो है नहीं, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस के लिए या अलग अलग सिनेरियो के लिए हम लोग अलग अलग टूल का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मोबाइल की फॉरेंसिक्स करनी है तो हम लोग मोबाइल फॉरेंसिक्स टूल यूज करते हैं, तो बहुत पॉपुलर है, तुम गूगल करोगे तुमको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगी, XRY है, यूफेड है, बहुत सारी है, मतलब मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो इसके अलावा तुम्हारा डिस्क फॉरेंसिक्स मतलब चाहे लाइनक्स हो, मैक हो, या हमारा विंडोज ओएस हो, ठीक है, तो सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग बहुत सारे टूल्स हैं, मार्केट में अवेलेबल है, प्रीमियम भी है और फ्री ओपन सोर्स भी है, ठीक है, तो उन टूल्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर ऐसा कुछ कहना नहीं सही है, क्योंकि ऐसा सपोज करो कि कोई टूल अगर 20 साल पहले भी डेवलप हुई है ना, तो उस टूल से आज भी हम यूज कर रहे हैं और आज भी हमारा बेसिक ऑपरेशन उस टूल की मदद से ही हो रहा है, ठीक है। हाँ, नए टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, देखो फ्री में तो नए टूल्स बहुत कम आते हैं, जो कंपनी मतलब अपनी टीम के साथ डेडिकेटली उसको डेवलप कर रही है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी उसको लॉन्च कर रही है, तो पेड टूल्स तो मार्केट में हर साल तो नहीं आती, पर एक कुछ टाइम पीरियड के बाद, 3 ईयर 5 ईयर के बाद डेवलप होती है, फीचर्स एड ऑन होते हैं, टूल्स एज सच बहुत ज्यादा नए नए डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही चीज है ना, बेसिक फीचर से लेके। अब मैं कहता हूँ कि मुझे अपने, मैंने किसी सिस्टम में एक पेन ड्राइव लगाया, या मैंने किसी सिस्टम का मुझे मान लो इन्वेस्टिगेशन करना है, तो मैंने कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, या उस सॉफ्टवेयर को पेन ड्राइव से कनेक्ट करके, और इंस्टेंटली मैंने क्या किया, सारा उसके सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो एक्टिविटीज थी, वो ऑटोमेटिक मेरे उस पेन ड्राइव में सेव हो गई, ठीक है। तो वही एक बेसिक ऑपरेशन है कि हम जब भी क्राइम सीन पे जाएंगे तो हमें ये ऑपरेशन ऐसे करके ही स्टार्ट करना होगा, इन्वेस्टिगेशन। तो वो ओल्ड टूल्स भी करेंगी, न्यू टूल्स भी करेंगी, फ्री भी करती हैं, प्रीमियम में कुछ ज्यादा फीचर्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होने वाला, तो वो रिसर्च कोई कंपनी कर रही होगी, डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है। सपोज करो कि अभी मार्केट में स्मार्ट वॉच है, ठीक है, तो स्मार्ट वॉच से भी हमारे बहुत सारा डेटा मिलता है, ठीक है, केसेस में किसी ने स्मार्ट वॉच पहना हुआ है तो तुमको पता है क्लाउड पे डेटा स्टोरेज होता है उसका, स्मार्ट वॉच भी कहीं ना कहीं उसका डेटा तो स्टोर हो रहा है। तो स्मार्ट वॉच से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत सारे मार्केट में नए नए टूल्स का अभी चल रहा है ट्रायल, तो वो सब नए टूल्स होंगी हमारी। ड्रोन फोरेंसिक्स है, अब मार्केट में ड्रोन उड़ रहा है, तुम देख रहे हो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी ड्रोन का काफी यूज करता है, ठीक है,
ड्रग सेलिंग होती है ड्रोन के माध्यम से, है ना, पंजाब में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये। तो उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए कि मान लो मुझे कोई अगर एनोनिमस, मुझे कोई ऐसा सस्पेक्टेड ड्रोन पाया गया गिरा हुआ मिला कहीं खेत में या कहीं, मैंने उसको ट्रैप किया, तो फिर उससे हम डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं कि इसका यूजर कौन है, इसको किसने किसने रजिस्टर्ड किया इस ड्रोन को। क्योंकि ड्रोन जब चलता है तो उसे जीपीएस सिस्टम पे चलता है, ठीक है, तो उसमें जीपीएस आईडी होती है। तो फर्दर हम उससे कैसे इन्वेस्टिगेट करके यूजर तक पहुंचेंगे। इवन तुम लोग भी इन्वेस्टिगेशन, तुम लोग भी बहुत सारे मार्केट रिसर्च करके गूगल से और ट्रेंड्स ऑफ क्राइम को देखते हुए तुम भी एक कोई टूल डेवलप कर सकते हो, कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि वही कंप्यूटर है जो देखो कंप्यूटर यूज करना जान रहे हो, तो अब तुमको उस कंप्यूटर में से डिटेल्स निकालनी है, आर्टिफैक्ट्स को निकालनी है, तो तुम उस पर वर्क करोगे कि मुझे ये डिटेल्स कैसे मिलेंगी बाहर। जो चीज मैं ऑपरेट करके नहीं कर पाऊंगा वो मेरा सॉफ्टवेयर कैसे कर सकता है उसको, है ना। अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन आप स्पीकर भी हो, मेंटर भी हो, ऑथर भी हो, तो आप इतना सारा चीज कैसे मैनेज कर लेते हो? सिंस लाइक कॉलेज डेज में तो हम लोग को काफी ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। हाँ जॉब में देखो यार, स्पीकर और ऑथर का तो क्या है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट है कि अब तुम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो अपने ऑफिस आवर के बाद, जो टास्क है डेली लाइफ का वो तो यार करना पड़ता ही है। पर जब मैं इसी डोमेन से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे उसकी नॉलेज क्या हो रहा है कि मैं वर्क कर रहा हूँ डे बाय डे, मुझे नया नया एक्सपोजर मिल रहा है, नई नई चीजों से मैं भी अवगत हो रहा हूँ, है ना, अपडेट हो रहा हूँ। मैं भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ तो वहां भी हमें, और हमारे जो सीनियर स्पीकर्स हैं जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो हमें उनसे आइडियाज मिलते हैं। जब तुम किसी एक फील्ड में किसी एक चीज पे वर्क करोगे ना, तो तुमको फिर समझ में आया कि मैं इसके ऊपर कोई बुक लिख सकता हूँ, या मैं भी उस पर कुछ राइटिंग कर सकता हूँ, या अपना एक एसओपी बना सकता हूँ, ठीक है, जो कि यूजफुल हो डिपार्टमेंट के लिए। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। स्पीकर का क्या है, जब तुम्हारा नॉलेज गेन होगा तब तुम कहीं बोलने लायक मतलब बनोगे। जैसे सपोज करो कि तुम 10 साल कहीं डेवलपमेंट में ही काम कर रहे हो, या 10 साल साइबर में ही वर्क कर रहे हो, तो तुम्हारे पास इतनी सारी केस स्टडीज हो जाएंगी और तुम्हारी सेल्फ स्टडी, तो वो फिर तुमको एक एनालिसिस मिलता है बोलने का कि हाँ इस पे हमें क्या बात करनी है। तुमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है, तुम इंडस्ट्री में भी जाओगे, अगर कॉर्पोरेट में वर्क करोगे तो क्या होगा, तुम्हें अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे वो लोग काम देंगे करने के लिए। तो जब वो एक्सपोजर बढ़ेगा तो तुम्हारे पास सीन ऑफ स्टडीज बढ़ती जाएंगी, है ना। तो ऐसे एक्यूमुलेट कर करके मैंने भी यार इसको किया। और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो निकालना पड़ता है। तुम्हारा अगर कोई हॉबी है, या तुम चाहते हो कि थोड़ा आउट ऑफ वे जाकर किसी चीज को वर्क करना, किसी को सपोर्ट करना, ठीक है, तो वो हमें करना पड़ता है। ऑफिस डे में मैं अवॉइड करता हूँ कहीं भी स्पीकिंग सेशन के लिए। अगर मुझे वीकेंड में मिलता है मौका तो मैं एज ए स्पीकर ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर जुड़ता हूँ, ताकि मैं किसी को कुछ अपने से शेयर कर सकूं और मेरा नॉलेज भी शेयर हो किसी के लिए। दूसरी चीज है कि अगर और स्पीकर्स आते हैं तो उनसे भी हमें कुछ सीखने को कुछ पॉइंट्स मिलती हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं हम लोग, इंडिया में कहीं कॉन्फ्रेंस होता जाता है, इससे क्या मिलता है, देखो एक्सपोजर मिलता है बेसिकली। तुम अभी कॉलेज में बैठे हो, तुम कॉलेज के टॉपर हो, ठीक है, तो तुम सिर्फ उतने 50 बच्चों के बीच ही टॉप कर रहे हो ना। तुमको नहीं पता कि दिल्ली के कॉलेज के बच्चे तुमसे कितना आगे हैं, या ऐसा और क्या मतलब स्किल्स है जो उनको आता है तुम्हें नहीं पता। तो वो कंपैरिजन कैसे होगा जब तुम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, तुम हैकाथॉन्स में जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे, जीतोगे हारोगे यार ये डिफरेंट थिंग होती है। बट तुम्हें एग्जैक्टली अपना लेवल सेट तो पता लगेगा ना कि हाँ मेरा लेवल क्या है, मुझे कितना और लेवल अप करना है, या मुझे और क्या करना चाहिए जो कि मैं नहीं कर रहा था, बाकी लोग मेरे से अच्छा कर रहे थे, क्योंकि उसको एक्सपोजर मिल रहा है। तुम्हारे पास एक्सपोजर नहीं है, चाहे कॉलेज के थ्रू चाहे इवेंट्स के थ्रू, है ना। तो बहुत सारे अगर देखोगे गूगल करोगे तो ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होती हैं। लिंक्डइन पे भी तुम लोग प्रोफाइल बना के एक्टिव रहो तो बहुत सारी फ्री सेमिनार्स भी कराती है, सीडेक भी कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो वहां भी तुमको साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स और कंप्यूटर के इनोवेशंस की बात होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग, तुम लोग ने क्यूबिट का नाम सुना है अभी, नहीं सुना तो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम चिप्स डिस्कवर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया है, गूगल का भी अपना प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ऐसी चीजों को जानोगे तभी जब तुम थोड़ा आउट ऑफ वे करोगे रिसर्च। देखो रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, इन यही डिफरेंस होता है कि तुम अभी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तुम्हारा एक्सपोजर नहीं है ना। तुम्हें भी अगर अच्छा एक्सपोजर मिले तो तुम अभी फोर्थ ईयर आते आते तुम भी बहुत ज्यादा साउंड हो जाओगे। जिस काम को करने में मुझे अगर 5 साल लगा तो तुम उसको 2-3 साल में भी कर सकते हो। तो तुम्हारा अपना वो इंटरेस्ट भी शो करता है उसमें। तो यार ये मैनेज करना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है ना। और ऑन द वे होते जाएंगी चीजें, तुम अगर उसी फील्ड में हो ना तो होते जाएंगे। अब सपोज करो कि तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हो, बस तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऑफिस जाऊं, घर आऊं, अर्न करूं, घूमूं, खाऊं पीऊं, बस यही यही चीजें करूं, और बस मेरा वो जॉब है जिससे मुझे पैसा मिल रहा है, तो फिर तुम ग्रो नहीं करोगे। समझे। और तुम सोचोगे कि नहीं मैं अपने ही डोमेन में वर्क कर रहा हूँ या इसी फील्ड में मुझे अब अच्छा करना है कुछ, ठीक है,
तो यार हम लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आज के टाइम में तो रिसोर्स एंड मटेरियल तुमको पता है, गूगल और बाकी बहुत सारी चैट जीपीटी, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज और प्लेटफॉर्म्स आ चुकी हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो अब ये बहुत मुश्किल नहीं है कि हम नहीं कर सकते या नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, है ना। Sir, any message for BCNs? एनी मैसेज फॉर बीसीएनस? फॉर बीसीएन, ओके। देखो मैसेज मेरा ये रहेगा कि जो अपना कोर्स स्टडी हम लोग पढ़ते हो तुम लोग, वो तो पढ़ो पढ़ो, साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स भी करो, और अपने डोमेन में अगर इंटरेस्ट है तो डोमेन में सर्च करो, रिसर्च करो, काउंसलिंग कराओ। और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं, ये मान लो कि मेरे साथ आज तुम्हारा मतलब हुआ एक्सपोजर, तो ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म बिल्ड करो तुम लोग भी, और ऐसे चीजों को करवाओ। अच्छा लगता है कि देखो कि और सीनियर्स कहाँ पर हैं, ठीक है। मेरे फील्ड का नॉलेज मुझे, मैं उसमें तुम्हें एक्सपोजर दे सकता हूँ। तो ऐसी कैरियर गाइडेंस के सेशंस कराओ क्लब के थ्रू, ताकि बच्चों को गाइडेंस मिले, और उसमें सोचो कि मैक्सिमम बच्चे जुड़ सकें, ठीक है, जो इंटरेस्टेड हो रियल में। चलो मान लो किसी को गेट की तैयारी करनी है, तो कभी तुम लोग गेट का सेशन ही रखवा दो, तो जो सीनियर्स ने अच्छा स्कोर किया गेट में, इनको जिसको नॉलेज है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है मान लो एमटेक करके पीएचडी करके, तो उसको फर्दर उसमें इंटरेस्ट है तो वैसे सेशंस भी कराओ। तो मेरा यही कहना है कि एकदम ऐसे मत सोचो कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक बस हमें पास करना है, और बस अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और बीटेक पास करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी। क्योंकि अगर अभी सेकंड थर्ड ईयर में मेहनत नहीं करोगे तो आगे यार बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई भी कंपनी तुमको हायर नहीं करेगी। तुमने सुना होगा न्यूज के मीडियम से कि इस साल आईआईटी ने बहुत कम पैकेज पे हायरिंग की है, आईआईटी के स्टूडेंट्स की हायरिंग 3-4 लाख के पैकेज पे हुई है, पता ना तुमको। आज के टाइम में ये पैकेज कुछ भी नहीं है यार। अगर मैं बात करूँ ना, तो ये पैकेजेस कुछ भी, जिसके पास स्किल्स है ना, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस ले रहा है। मैं रियल एग्जांपल एक देता हूँ, मेरा वन ऑफ माय इंटर्न, वो मेरे से लिंक्डइन से जुड़ा था, और वो लड़का सिर्फ 12th पास था, ठीक है। सोचो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं, नथिंग, कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं था, और मैंने उसको गाइड किया कि तुम बीसीए कर लो। तो उसने मेरे कहने के मुताबिक बीसीए में एडमिशन लिया, और साइड बाय साइड उसने इथिकल हैकिंग का कोर्स ज्वाइन किया था। और आज वो साइबर सिक्योरिटी में एक पोस्ट होता है सॉक एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, एसओसी बोलते हैं उसको। तो सॉक एनालिस्ट में वो L1 है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक में वो जाता है केस को मतलब टैकल करने के लिए। तो सोचो कि इतने लोएस्ट बैकग्राउंड से वो बच्चा, इतने नीचे बैकग्राउंड से उसने अपने आप को डेवलप कर लिया सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स पे, और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, और आज उसने स्विच करके अपने आप को खुद डेवलप कर रहा है अभी वो, पर बहुत अच्छा कर लिया उसने, ठीक है। तो मेरा कहना फिर यही है कि कोर्सेज अच्छे चूज करो, कोर्स स्टडीज पे ध्यान दो, सिलेबस तो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, आगे काम आती है नो डाउट। टेक्निकल जो बुक्स है, हमारा पेपर है जिस भी ब्रांच का है, वो काम देता है यार। क्योंकि जैसे अब मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं सीएससी में था, तो मैं अगर बात करूँ कि साइबर सिक्योरिटी में तुमको आर्किटेक्चर एंड नेटवर्किंग बहुत हेल्प करता है। नेटवर्किंग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, नेटवर्किंग बहुत सही चीज है। कंप्यूटर इसी या किसी भी ब्रांच को अगर इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, तो नेटवर्किंग जरूर पढ़े, अपना स्ट्रॉन्ग कर ले, है ना। 10 सोर्स से देखे कि अगर बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, या मान लो राउट, मैंने एग्जांपल दिया था छोटा सा तुम लोगों को कि स्विच क्या है, राउटर क्या है, तो स्विच राउटर को वो 10 सोर्स से पढ़े, एक सोर्स से नहीं। सिर्फ डेफिनेशन से सेटिस्फाई नहीं हो जाए, अब वो सोचे कि टेक्निकली स्विच करता क्या है, राउटर में डिफरेंस क्या हो रहा है, मैं मुझे अगर एक्सप्लेन करना होगा किसी को तो मैं कैसे करूंगा, उसको वो मतलब खुद से इमेजिन करे, ठीक है, ये जरूरी है। थैंक थैंक यू यू। सो मच। और आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुरू-शुरू में जो आपने कहा कि पहले कुछ फिक्स नहीं था करियर का और रोज़ डिसिप्लिन भी मैनेज नहीं हो पाता था, तो हम लोगों के साथ भी फिलहाल वैसा ही हो रहा है, नहीं कर पाते हैं रोज़ के रोज़ डिसिप्लिन मेंटेन, तो लगता है कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं शायद। पर अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा-सा कि आगे फोकस करेंगे और सब सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक Now यू। proceeding towards end, on behalf of BC Bhagalpur and the Campus TV and Radio Club, I would like to extend our heartfelt gratitude for taking the time from from your busy schedule to join us today for our online alumni meet. Today, your insight, experiences, and memories have truly enriched our gathering and inspired us to continue fostering connections within our alumni community. Your valuable contribution has not only made this event memorable, but has also reinforced the bonds that unite us as alumni of BC Bhagalpur. We are grateful for your willingness to share your journey, wisdom, and advice with us. Remember, our story doesn't end here. It, it's an ongoing saga, a symphony of achievements, setbacks, and triumphs. Once again, thank you for your participation and for being an integral part of our online alumni meet. We hope to the pleasure of welcoming you back in future events. Thank you so much, sir.
थैंक यू ऑल।